नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक गाइडेंस पे। फ्रेंड्स, आज मैं राणा शुगर पे डिस्कस करने वाला हूँ। और डिस्कस शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपका फंडामेंटल, देन टेक्निकल, और लास्ट में वीडियो के मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं कंपनी के कुछ इनिशियल रेशियो को देख लेता हूँ। तो सबसे पहले अगर मार्केट कैप देखते हैं तो कंपनी का मार्केट कैप 4,426 समथिंग करोड़ का आपका मार्केट कैप है। और वही इंटरप्राइज वैल्यू देखें तो 660 समथिंग करोड़ का इंटरप्राइज वैल्यू है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इंटरप्राइज वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है। काफ़ी ज़्यादा नहीं, तो समझ लो आप लगभग 200 कुछ समथिंग के आसपास का करोड़ का आपका इंटरप्राइज वैल्यू ज़्यादा है। मीन्स इसका मतलब ये है कि अगर अभी आप कंपनी खरीदोगे तो आपको जो पे करना होगा, आपको ये पे करना होगा। बट जो वैल्यूएशन मिलेगी कंपनी की, ये मिलेगी। इंटरप्राइज वैल्यू ये मिलेगी। टोटल वैल्यू आपको 660 करोड़ की मिलेगी। अब इसमें क्या क्या होगा, हो सकता है कंपनी के कुछ ज़मीन होंगे, मशीनरीज होगी, प्लांट वगैरह होगी, या फिर किसी में स्टेक या बॉन्ड, कुछ भी समथिंग जो भी होगा, एसेट्स वगैरह, वो सब मिला के ये कुछ फिगर है 660 करोड़ का। और ये आपको मिलेगा अभी फिलहाल। अगर आप इतना पे करते हो उस कंपनी को खरीदने के लिए, तो आपको ये वैल्यूएशन मिलता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का वैल्यूएशन अभी ज़्यादा है, 200 समथिंग करोड़ का कुछ ज़्यादा है मार्केट कैप से, जो कि अच्छी बात है। पीई की बात करते हैं तो कंपनी का पीई 1.99 है। मतलब कि आपका ये काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है, काफ़ी सस्ता अभी आपको स्टॉक मिल रहा है आपको। पीई की बात करें, पीवी की बात करते हैं तो पीवी की बात करेंगे तो बुक वैल्यू से देखें तो बुक वैल्यू से अभी लगभग एक गुना ही, लगभग 1 इंटू के समथिंग ऊपर ही आपका ट्रेड कर रहा है। कुछ ज़्यादा महंगा नहीं है, काफ़ी सस्ता, ठीक है। ये वैल्यूएशन ठीक है यहाँ पर, ये आप जान लो। अभी एंट्री करने के लिए ये सही है। वैल्यूएशन महंगा नहीं है, प्राइस महंगा नहीं चल रहा है, तो ये यहाँ पे ठीक दिख रहा है इस कंपनी में। फेस वैल्यू की बात करें तो 10 है, जो कि आगे जाके स्प्लिट आपको होगा और देखने को मिल जाएगा आपको स्प्लिट भी। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 0 है। और कैश की बात करें तो 69.55 करोड़ का कैश है। वहीं डेट देखते हैं तो कंपनी के ऊपर डेट 304 समथिंग करोड़ का डेट है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। कैश के अकॉर्डिंग अगर कंपेयर करें तो कैश तो बहुत कम है, डेट काफ़ी ज़्यादा है। और वैल्यूएशन के हिसाब से अगर कंपेयर करें तो भी ये काफ़ी ज़्यादा है। अब देखिए, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ निकल के आ रहा है। अब ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, देखो, डेट आपके पास है 304 करोड़ का, कंपनी ही आपकी टोटल 426 समथिंग करोड़ की कंपनी है। मतलब कि आप ये पे करो, कंपनी पूरी आपकी हो जाएगी। साथ में आपको ये कर्ज भी पटाना पड़ेगा, ये भी आपको साथ में आएगा, कंपनी के साथ में मिलेगी आपको। और वैल्यूएशन जो है टोटल 660 करोड़ की है। ठीक है, मतलब इतना पे करो, इतना वैल्यूएशन की आपको कंपनी मिलेगी, और ये है आपका डेट। तो अगर देखा जाए तो अगर इन दोनों को कंपेयर करें, ठीक है, आप ध्यान देखो डेट को, कि अगर आपने ये पे किया, कंपनी आ गई, ये वैल्यूएशन मिला, ये डेट भी है, तो अब आप ये पे करोगे तो आपको ये इस वैल्यूएशन का आधा तो यहाँ खत्म हो गया। मतलब कि कंपनी समझ लो कि आधा, लगभग 300 करोड़ है, तो लगभग 50% तो आपने डेट चुकाया, तो कंपनी अब आधे पे आ गई। मतलब कि मार्केट कैप से उतर गई नीचे, क्योंकि 426 करोड़ का तो आपने पैसे पे किए मार्केट कैप के हिसाब से, तो गिर गई। तो लगभग कि आपको समझ लो कि 125 करोड़ के आसपास का, 125 120 करोड़ का आप आ गए नुकसान में। ठीक है। अब लेकिन इसमें एक और देखने वाली चीज़ है कि ये जो वैल्यूएशन है, कंपनी का वैल्यू जो चल रहा है, ठीक है, अब इसमें क्या है, कंपनी के पास जो भी है उसमें क्या है, ज़मीन है, बॉन्ड है, किसी कंपनी में स्टेक है, या फिर कहीं पे कंपनी ने मीन्स मशीनरी वगैरह वो है। अगर मशीनरी होगी तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मशीनरी तो टाइम के साथ उसका वैल्यूएशन कम होता है, ना कि वो इंक्रीज होता है। हाँ, ज़मीन होगी, लैंड होगी, तो अच्छी बात है कि लैंड के जो वैल्यू होते हैं वो समय के साथ में इंक्रीज होते हैं। तो अगर वो होगी, ज़मीन होगी, तो फिर सही है। और साथ में स्टेक होगा किसी कंपनी में, या कोई बॉन्ड होगा, कोई उस टाइप की चीज़ें होंगी, तो भी अच्छी बात है, सही होगा, क्योंकि वो समय के साथ इंक्रीज होता है, वो कंपाउंड होता है, तो वो चीज़ अच्छी होगी। तो लेकिन अब यह देखने वाली बात है, खैर वो आगे डिटेल में देखने वाली बात होगी, काफ़ी जाके बैलेंस शीट में देखना होगा कि कंपनी के पास जो भी एसेट्स है, किस किस टाइप के एसेट्स है, तब जाके क्लियर समझ में आएगा कि इस कंपनी का वैल्यूएशन है तो क्या है, सही है या नहीं है। लेकिन फिलहाल यहाँ से देखने के ऊपर, यहाँ पे इनिशियल रेशियो से देखने पे, मीन्स इस जगह इन तीनों को कंपेयर देखने से साफ समझ में आ रहा है कि अभी अगर आप देखोगे तो आप नुकसान में ही हो। इस वैल्यूएशन के आधार पे आप कुछ भी बाय या सेल मत करिएगा। अब आपको मैं पहले बता दूं,
चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ। प्रमोटर होल्डिंग देखें तो यहाँ पे 22.64% का है। तो प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पर कम है कंपनी का, एटलीस्ट यहाँ पे 40 ऊपर होना चाहिए, जो कि अच्छी बात नहीं है। एक ये नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, ईपीएस की बात करें तो 13 रुपये है, और समझ लो आप 14 रुपये रख लो, 14 रुपीज़ पे कर लो। तो ठीक है, ईपीएस मुझे कुछ खास नहीं लगा। सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ की बात तो आगे जाके करेंगे, हालांकि प्रॉफिट ग्रोथ तो ये अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। खैर ये दोनों चीज़ें, ये दोनों रेशियो आगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे डिस्कस करेंगे। आरओई की बात करें कंपनी की, तो आरओई आप देखिए यहाँ पर एक चीज़, आरओई 617 है, 617 पॉइंट समथिंग परसेंट का आरओई है। अब आप देखो बहुत से लोग होंगे जो भी इन्वेस्टर होंगे, रिटेल इन्वेस्टर, अब वो लोग आरओई देख के यहाँ पे अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो आरओई देख के अट्रैक्ट मत होइए। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जब भी किसी भी कंपनी के ऊपर अगर कर्ज होगा, ठीक है, तो आप आरओई नहीं देखेंगे, आप आरओई सी देखेंगे। ठीक है, क्यों बताता हूँ। देखिए आरओसी हमें ये बताता है कि कंपनी के पास टोटल जो है, जितनी भी चीज़ें हैं, कैपिटल है, उस पर कितना पैसा वो बना रही है, परसेंट बना रही है, ये हमें आरओसी बताता है। अब टोटल जो चीज़ होती है उसमें आपका कर्ज भी आता है और कंपनी का अपना भी कैपिटल आता है, मीन्स अपना खुद का कैपिटल, कंपनी का जो कर्ज लिए, उन दोनों को मिला के जो कंपनी जनरेट करती है वो आरओसी वो बताता है। अगर कंपनी के ऊपर कोई भी डेट नहीं है, कंपनी का सिर्फ और सिर्फ अपना कैपिटल है, खुद का कोई कर्ज नहीं है, देन आप आरओई को चेक करना, आरओसी को मत देखना। ठीक है, आप आरओई को देखोगे, अगर कर्ज नहीं है तो, कर्ज है तो आप देखोगे आरओसी को। नेशनल बात है कि आरओई इतना ज़्यादा क्यों इंक्रीज है। अब इसमें आगे काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं जो हम लोग को देखने को मिलेगा। कहीं कंपनी यहाँ पे अपने कर्ज को लेके बढ़ा के तो आरओई तो इंक्रीज नहीं करे, क्योंकि ये भी बहुत बार होता है, कंपनी अपने कर्ज को इंक्रीज करके डेट को इंक्रीज कर देती है और आरओई बढ़ जाता है ऑटोमेटिक। तो ये भी एक चीज़ होता है जो कि एक फैक्टर बन जाता है आगे चल के, और एक फैक्टर की तरह ही काम करता है। तो यहाँ पे ये चीज़ सावधानी हमें रखनी होती है कि कंपनी का आरओई इतना क्यों इंक्रीज हुआ है। खैर वो आगे डिटेल में देखेंगे और समझ में आएगा और समझ सकेंगे हम लोग। तो अगर देखा जाए वैसे तो अभी फिलहाल यहाँ सामने देखें तो मोटा मोटी तो आरओई और आरओसी कंपनी का काफ़ी अट्रैक्टिव है, ये तो साफ देखने को मिल रहा है। नेट कैश फ्लो की बात करें तो आपका 48 रुपये समथिंग पॉइंट्स है कुछ, जो कि ठीक है। क्विक रेशियो की बात करें तो आपका 0.48 है। अब ये रेशियो सही नहीं है। अब क्विक रेशियो आपको यही बताता है हम ये कि आपको छोटी अवधि में कंपनी ने जो लिए हैं कर्ज, उसको चुकाने के लिए कंपनी के पास लिक्विडिटी है या नहीं है। तो ये जो क्विक रेशियो होता है, कम से कम आपका 1 तो होना ही चाहिए। तो जो कि 1 से कम है, तो जो कि यहाँ पे ये मेरे हिसाब से मैं इसे सही नहीं मानता, मुझे नहीं सही लगता कि ये सही है। एटलीस्ट एक बार तो होती नहीं कि एक बार तो कर्ज चुकाने के लिए छोटी अवधि में, अगर कंपनी को अचानक से कर्ज चुकाना हो किसी वजह से, होता नहीं सडनली कुछ ऐसा सिचुएशन आ गया कि अभी इंस्टेंट आप चुकाओ जो छोटी अवधि के कर्ज है, तो कम से कम कंपनी के पास एक बार चुकाने के लिए तो लिक्विडिटी होनी चाहिए। तो वो यहाँ पे नहीं है, जो कि मुझे सही नहीं लग रहा है, ये नेगेटिव में इसे मानूंगा। इंटरेस्ट कवरेज की बात करें तो ये होती है लंबी अवधि के लिए कंपनी अपने कामकाज से, अपने रेवेन्यू से कितना कैश जनरेट कर पाती है, जिससे वो कंपनी लंबी अवधि में जो चल रही है कर्ज, उसको चुकाने के लिए कितने पैसे रखते हैं। तो ये यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। इसे मैं कंफर्ट मानता हूँ, लगभग 5-7 होना चाहिए, बट ये 12 से ज़्यादा है, 12.5 के आसपास। तो जो कि ये रेशियो काफ़ी अच्छा मीन्स कंपनी पास लंबी अवधि वाले जो भी कर्ज है उनको चुकाने के लिए काफ़ी कंफर्ट है कंपनी। एसेट टर्नओवर करें बात करें तो 1.9 है, वही कैश साइकिल की बात करें तो 16.96 है माइनस में। डेट टू इक्विटी की बात करें तो 1.49 है। अब डेट टू इक्विटी आपका होना चाहिए 0, मतलब जितना एक से जितना कम हो उतनी अच्छी बात होती है। अब डेट टू इक्विटी ये बताता है कि कंपनी पे जो भी कर्ज है वो किस हालत में है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कंपनी बैंक करप्ट होने वाली है, तो ये वो रेशियो बताता है। तो यहाँ पे बैंक इक्विटी, डेट टू इक्विटी आपका जो होता है वो 1 से जितना कम हो, 0 हो तो और अच्छी बात है, बट लेकिन फिर भी 1 से ज़्यादा तो होना ही नहीं चाहिए। बट ये 1 से हल्का ज़्यादा 1.5 है, बहुत उतना भी ज़्यादा नहीं है, बट फिर भी इसे आप नेगेटिव ही मान सकते हो, और मैं तो इसे नेगेटिव ही मानता हूँ। कैश फ्लो की बात करें पर शेयर तो आपका 41.68 रुपीज़ का कैश फ्लो है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में कि पब्लिक के पास जो पोजीशन है
वो है 73.7% का कंपनी ने खरीद रखा है, पूरा का पूरा स्टॉक यहाँ पे शेयर कंपनी ने, सॉरी पब्लिक ने खरीद रखा 73.7% का। प्रमोटर के पास 22 है, 22.64% है। अगेन ये मैं इसे कंफर्ट नहीं मानूंगा, एटलीस्ट 40% से ऊपर तो होना ही चाहिए। एफ आई ने आपका 1.98 लगभग 2% के आसपास, और डी आई ने आपका 1.68 मतलब कि 1.5% के आसपास यहाँ पे डी आई ने आप खरीदारी कर रखी है। सो फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं तो नेट सेल देखें यहाँ पर कंपनी का, तो यहाँ पर कंपनी ने 2016 में 855 समथिंग करोड़ का 2017 में इंक्रीज किया, 2018 में फिर से ये कम हो गया, और 2019 से फिर से ये इंक्रीज हो गया, 2020 में ये अच्छा खासा ठीक ठाक इंक्रीज वहाँ पे किया है। तो वहीं पे अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं, कंपनी को जो भी रेवेन्यू जनरेट हुआ उससे कंपनी को कितने प्रॉफिट आए, मीन्स कि कंपनी का कोर बिजनेस से कितने प्रॉफिट आए, तो यहाँ पे देख सकते हैं 139 समथिंग करोड़ का था। देन यहाँ पे 17 में यहाँ पे माइनस में चला गया, 16 में तो ज़्यादा था, 17 में कम हो गया, 18 में और कम हुआ, 19 में हल्का इंक्रीज हुआ, 20 में फिर से इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। अदर इनकम की बात करें, कंपनी को अदर इनकम कहाँ से आती है, अलग से कुछ पैसे, मतलब कोर बिजनेस के अलावा और कहाँ से पैसे आते हैं, तो वो क्या आते हैं, कितने आते हैं वो देख लेते हैं। तो ये आपका 16 से फिर 17 में आपका इंक्रीज हुआ, फिर से 18 में काफ़ी इंक्रीज हो गया, और 19 में इंक्रीज हो गया, और 20 में फिर से कम हुआ है, यहाँ पे आधा हो गया। 19 में जितना था 16 समथिंग मतलब 16.92 करोड़ का जो था वो आपका 8.96 लगभग कि आपका 9 करोड़ पे आ गया, लगभग 50% गिर गया अदर इनकम। अब अदर इनकम में कुछ भी हो सकता है, कंपनी कहीं स्टेक ली होगी, रेंट ले रही होगी, रेंट से पैसे आ रहे होंगे, कुछ भी हो सकता है अदर इनकम में। इंटरेस्ट की बात करें कंपनी पे, तो ये कम होता हुआ यहाँ पे नहीं, फिर ये इंक्रीज हो 2018 में फिर से ये इंक्रीज हो गया, 2019 में वही सेम, फिर हाँ 2020 में देखो ये अच्छी बात है, कंपनी ने अपने कर्ज को कम किया, इसलिए इंटरेस्ट यहाँ पे अच्छा खासा अचानक से बहुत सारा गिरा है। तो ये एक अच्छी बात हो सकता है, ये इसीलिए आपको देखने को मिला है, क्योंकि यहाँ पर कंपनी का अदर इनकम देखो कि 50% गिर गया, तो कंपनी ने कुछ बेचे होंगे, अपने एसेट्स वगैरह कुछ बेचे होंगे, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, इस स्टेटमेंट से ऐसा देख के मुझे अनुमान लगा रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि कंपनी ने कुछ बेचे होंगे, जिस वजह से कंपनी ने कर्ज अपने चुकाए होंगे, जिस वजह से ये आपका कम होता हुआ देखने को यहाँ पे मिल रहा है, जो कि एक अच्छी बात है इस स्टेटमेंट में। सो फ्रेंड्स, फाइनली नेट प्रॉफिट देख लेते हैं कंपनी को फाइनली क्या मिलता है, क्या मिला पैसे उसे। तो यहाँ पर देखते हैं तो 2016 में तो 16 समथिंग करोड़ का था आपका प्रॉफिट, फिर 2017 में माइनस में चला गया नेगेटिव, फिर माइनस में रहा ही, और फिर से माइनस में रहा, 19 में ही माइनस, मतलब कि 17 18 19 3 साल कंटिन्यूस माइनस में रही कंपनी अपने नेट प्रॉफिट को देखे तो। और 2020 में अच्छा खासा अचानक से प्रॉफिट देखने को मिल रहा है यहाँ पे। वहीं अगर आप बैलेंस शीट देखते हैं तो बैलेंस शीट में देखते हैं कि शेयर कैपिटल सबसे पहले देख लेते हैं, तो शेयर कैपिटल आपका यहाँ पर कम होता हुआ, मतलब ठीक है स्टेबल रहा, कुछ ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, ना बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ ना ही बहुत ज़्यादा कम हुआ है, जो कि ठीक है। यहाँ पे शेयर कैपिटल ठीक है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अगर ये इंक्रीज होता तो इसे मैं भी क्या, इसे लायबिलिटीज मतलब कर्ज की तरह ही देखा जाता है। तो खैर ये यहाँ पे ऐसा कुछ चेंजेस, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आई है, तो जो कि ठीक है। टोटल रिजर्व की बात करें, कंपनी के पास पैसे कितने हैं रिजर्व में, तो यहाँ पे कंपनी के पास 2016 में 4 पॉइंट समथिंग करोड़ का था, और 2017 में माइनस में चला गया, 18 में फिर से माइनस, जो कि कंपनी 3 साल कंटिन्यूस नुकसान में रही है, तो यहाँ पे आपको माइनस में ही दिखने को मिल रहा है टोटल रिजर्व। और 2020 में चूँकि कंपनी के पास अच्छा खासा प्रॉफिट की थी, तो यहाँ पर भी रिजर्व कंपनी के पास कुछ आगे है, और रिजर्व होना जरूरी होता है ताकि कंपनी अपने वर्किंग कैपिटल या फिर अपने कंपनी के ग्रोथ या फिर डिविडेंड वगैरह में यूज कर सके, तो यहाँ पर रिजर्व होना भी बहुत जरूरी होता है कंपनी के पास। अब आते हैं डेट की बात करते हैं, कर्ज की बात करते हैं कंपनी के ऊपर। तो कर्ज देख सकते हैं कि 2016 के बाद 2017 में कम हुआ, और 2018 में वही रहा आपका, 17 में जितना था 18 में भी सेम रहा, 2019 में कम की कंपनी ने, और 2020 में अच्छा खासा, बहुत अच्छा खासा लिखा है। 2019 और 20 में कुछ खास फर्क नहीं है, 10 करोड़ के आसपास कहीं कम हुआ है। खैर 2017-18 में जो था उससे अच्छा खासा कम की, मतलब कि लगभग 50-56 करोड़ के आसपास का इसने कर्ज को चुकाया। बट कर्ज जो चुकी है, बट वो कौन सी कर्ज चुकाएगी ये कंपनी ने, वो देखना जरूरी है कि वो नॉन करंट लायबिलिटीज़ या फिर करंट लायबिलिटीज़, तो वो देख लेते हैं अब आगे। तो नॉन करंट लायबिलिटीज़ देखते हैं, तो कंपनी के पास ये माइनस में था, माइनस में कुछ भी नहीं था, फिर 18 में ये प्लस में आया, फिर ये प्लस में आया, फिर ये
इंक्रीज हुआ, ये कम हो गया। तो ये एक अच्छी बात है, कंपनी ने अच्छा खासा अपने नॉन करेंट लायबिलिटीज़ को, लंबी अवधि वाले कर्ज को कम किया, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि लंबी अवधि में जितना ज़्यादा कर्ज होगा कंपनी को उतना ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। वही करेंट लायबिलिटीज़ की बात करें तो ये कंपनी का लगभग 16 में या 17 में कुछ खास कम रहा, 17 में कम की कंपनी ने, 18 में अच्छा खासा इंक्रीज हो गया, ठीक ठाक इंक्रीज हुआ, 2019 में भी इंक्रीज हुआ और फिर 2020 में अच्छा खासा कम गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी ने दोनों चीज़ों को, करेंट लायबिलिटीज़ और नॉन करेंट लायबिलिटीज़ दोनों को कम किया। तो ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी ने अपने कर्ज को अच्छा खासा कम कर लिया कंपनी ने। तो अब टोटल लायबिलिटीज़ की बात कर लेते हो तो यहाँ पर अगर देखें पैटर्न तो यहाँ पर कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। टोटल एसेट्स की बात करें तो टोटल एसेट देखते हैं तो कंपनी का टोटल एसेट्स यहाँ पर कम हो गया, 2016 में के बाद था, फिर 17 में यहाँ पर कम हुआ, 18 में लगभग वहीं तो हल्का सा इंक्रीज हुआ है, सेम रहा यहाँ पर, 18-19 में भी हल्का सा कम हुआ, और 2000 आपका 20 में 21 में ये कम हुआ। मतलब कि ठीक है, एसेट्स में बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं आया, बट फिर भी चेंजेस आए हैं। वैसे तो एसेट्स देखें तो इंक्रीज होता हुआ रहता है, तो अच्छी बात होती है कि कंपनी अपने एसेट्स को बढ़ा रही है, बट ठीक है, बहुत ज़्यादा वैसा कुछ चेंजेस यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है एसेट्स में। सो फ्रेंड्स, अब कैश फ्लो की बात कर लेते हैं। तो कैश फ्लो में देखते हैं तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखते हैं कंपनी का, कि कंपनी को जो भी कामकाज किए, जो भी कोर बिजनेस है, कितने कैश कंपनी को मिले, तो वो देखते हैं। तो 2016 में आपका 93.41 करोड़ का था, तो 2017 में अच्छा खासा इंक्रीज हुआ, कैश मिली कंपनी को, 2018 में भी अच्छा खासा कैश मिला कंपनी को, 2019 में भी अच्छा खासा मिला, ठीक ठाक 100 करोड़ के आसपास में, और 2020 में तो अच्छा खासा कंपनी को कैश यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बट ये कैश मिल रहा तो इसके मतलब ये नहीं कि कंपनी के पास कैश होगा, क्योंकि और ही बहुत सी चीज़ें हैं जो कट कटा के फाइनली देखते हैं कि नेट कैश फ्लो कंपनी के पास कितना बचा। तो देखते हैं, तो 2016 में आपका 14.49 करोड़ का था, और वही 2017 में माइनस हो गया। अब देखो ऑपरेटिंग कैश फ्लो, यहाँ पे तो अच्छा खासा कंपनी पास कैश आया, बट ये कट कटा के फाइनली माइनस में चला गया, नेगेटिव में चला गया। तो वही नेट कैश फ्लो देखते हैं तो यहाँ पर फिर से माइनस में रहा कंपनी का, 2018 में भी माइनस रहा, 2019 में भी माइनस रहा, जो कि मुझे लगता है कंपनी ने अपने कर्ज को चुकाने में या फिर किसी और वजह से कंपनी ने यूज किया होगा, जिस वजह से ये आपको कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन हाँ, 2020 में फिर से इंक्रीज हो गया, और कंपनी के पास कुछ ना कुछ कैश फ्लो होना जरूरी होता है। फ्रेंड्स, अब आइए टेक्निकल कुछ ग्राफ पे और टेक्निकल कुछ रिव्यू कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो ये अभी जो चार्ट आपको दिख रहा है, ये चार्ट आपको, ये ग्राफ जो दिख रहा है आपको, ये कंपनी का लाइफ टाइम ग्राफ है, ठीक है, मैक्स ग्राफ है कंपनी का। तो आप देख सकते हो कंपनी का ग्राफ कैसे ये चला है, ये फिर नीचे नीचे, और अभी ये इंक्रीज होता हुआ ऊपर उठता हुआ जाते हुए देखने को मिल रहा है। वो इसलिए क्योंकि आप जान रहे हो कि हर एक पूरा शुगर इंडस्ट्री ही ग्राफ उसका ऊपर जा रहा है, क्योंकि एथनॉल की वजह से, जो कि कुछ टाइम पहले, मंथ पहले न्यूज़ जो आया था उसकी वजह से। तो खैर ये तो आप न्यूज़ जानते हो, तो इस वजह से शुगर सेक्टर में इतना बूम देखने को मिला है। तो खैर वैल्यू अभी सही है, प्राइस बिल्कुल कंफर्टेबल एकदम सही है, बहुत महंगा नहीं है। तो कोई एंट्री करना चाहता है तो इस प्राइस पे एंट्री कर सकता है। एफडी की बात करें, कंपनी को एफडी से कंपेयर करें तो कंपनी इसमें आपको रिटर्न एफडी जितना अच्छा नहीं मिलेगा, और ना ही कोई डिविडेंड यहाँ पे अच्छा आपको देखने को मिलेगा। एंट्री पॉइंट ओके है, ना ही कोई रेड फ्लैग है। तो अभी अगर देखें राणा शुगर का जो ट्रेड चल रहा है, प्राइस जो आपका अभी जो प्राइस है 28.25 पे ये आज ये ट्रेड कर रहा है अभी इस वक्त। तो अभी अगर कोई इसे को एंट्री करना है तो आपको मैं बता दूं कि जो सपोर्ट अभी जो सामने अभी सपोर्ट दिख रहा है, ये 23.50 का एक यहाँ पर सपोर्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कम स्टॉक ने एक बार यहाँ से रिट्रेट किया, दूसरी बार रिट्रेट हुआ, ये तीसरी बार रिट्रेट किया है, आसपास यहाँ पे रिट्रेट किया है स्टॉक ने। तो ये एक अभी पहला सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये सपोर्ट आपका अगर ये टूटता है, ब्रेकडाउन देता है, तो देन अगला सपोर्ट ये निकल के आएगा 16 रुपये के आसपास का, ठीक है। तो देखिए, अगर किसी को एंट्री करनी है तो वेट करे, कोशिश करे कि यहाँ के आसपास में एंट्री मिल जाए। वैसे तो वैल्यूएशन अभी देखा जाए, प्राइस देखा जाए तो बहुत महंगा नहीं है, सही है, बट फिर भी अभी स्टॉक में वीकनेस है, मजबूती उतनी नहीं है। हाँ, बाद में हो सकता है कल को, परसों या 2 दिन बाद, 4 दिन बाद अचानक से मजबूती आ जाए तो अलग बात है, उसकी वो फिर कुछ कहा नहीं जा सकता। बट फिलहाल आज जैसा दिख रहा है, अभी जैसा दिख रहा है, उसके हिसाब से स्टॉक में मजबूती नहीं है। ये आपको कुछ दिन में यहाँ पे फिर ऐसे ऐसे आता हुआ देखने को मिल सकता है, देन मे बी यहाँ से रिट्रेट करे या फिर
हो सकता है इसको नीचे भी टूट के फिर यहाँ से कहीं रिट्रेट कर सकता है। तो खैर कुछ भी हो सकता है। तो मेरा सजेशन होगा कि किसी को एंट्री करनी है, चाहे छोटी अवधि के लिए हो चाहे लंबी अवधि के लिए हो, तो वेट करें 2350 के आसपास में। अगर यहाँ किसी को ऊपर में एंट्री करना है तो अपने कैपिटल को संभाल के इन्वेस्ट करें, बहुत ज़्यादा ना करें, कुछ पैसे बचा के रखें अपने, ताकि यहाँ कहीं पे नीचे मिल जाए तो यहाँ पे कहीं पे वो दोबारा से एवरेज कर सके। सो फ्रेंड्स, अब फाइनली मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दे देता हूँ इस स्टॉक के बारे में। और ओपिनियन देने से पहले, शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि इस वीडियो के आधार पे कुछ भी आप बाय या सेल नहीं करेंगे, यह सिर्फ और सिर्फ आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। इस वीडियो के आधार पर आप कुछ भी खरीदारी या बिकवाली बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। तो चलिए अब अपना ओपिनियन देता हूँ और डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए, अगर देखा जाए, सबसे पहले मैं सेक्टर की बात कर लेता हूँ। देखिए, तो आप सभी जानते होंगे कि सेक्टर में अच्छा खासा बूम है, बिकॉज एथेनॉल की वजह से, जो कि गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया था कुछ मंथ पहले कि अपने 7% समथिंग जो अभी करंट में जो एथेनॉल में मिक्सिंग कर रहे हैं वो से 20% तक इंक्रीज करके ले जाएंगे 2025 तक में। तो इस वजह से अच्छा खासा बूम देखने को मिला है शुगर सेक्टर में। तो अगर सेक्टर में देखें तो अच्छा खासा आपको यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिल सकता है और कंटिन्यूस वो रहेगा भी। ऐसा नहीं है कि वो 2025 के बाद कुछ सालों के बाद ख़त्म हो जाएगा, ये काफ़ी लंबे समय तक रहेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं, सेक्टर की बात होगी, अब बात करते हैं इस स्टॉक की। तो देखिए, ये स्टॉक लंबी अवधि में रखने लायक है या नहीं। कंपनी की बात कर ले तो कंपनी की अच्छी बात क्या है वो देख लेते हैं। तो सबसे अच्छी बात कि इंटरप्राइज वैल्यू कंपनी का अच्छा है, मार्केट कैप से लगभग 200 समथिंग करोड़ का ज़्यादा वैल्यूएशन। बात है आपका ROE ROC, ठीक है, ये भी कंपनी का काफ़ी अट्रैक्टिव देखने को मिल रहा है, जो कि अच्छा है, अच्छा परसेंटेज। तीसरी बात यहाँ पे कि अभी वैल्यूएशन आपका सस्ता है, PE आपका PB दोनों ही कम है, तो आपका यहाँ पे बहुत महंगा अभी नहीं मिल रहा है। चौथी बात, कंपनी ने अपने कर्ज को काफ़ी जल्दी, मतलब ये जो लास्ट ईयर में कंपनी ने अपने कर्ज को काफ़ी जल्दी कम किया है कंपनी ने। अब बात कर लेते हैं जो मुझे सही नहीं लगा कंपनी में, जो चीज़ वो ये नेगेटिव बात कर लेते हैं। तो वो ये दिख रहा है मुझे कि कंपनी के ऊपर डेट काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि इंटरप्राइज वैल्यू तो काफ़ी ज़्यादा है, मतलब काफ़ी अच्छा दिखने को मिल रहा था, 600 समथिंग करोड़ का इंटरप्राइज वैल्यू तो मार्केट कैप से ज़्यादा, बट साथ में डेट भी तो आपके साथ आ रहा है। तो डेट आपका तो आधा, जो भी इंटरप्राइज वैल्यू उसका आधा तो डेट है आपका, देन आपका इंटरप्राइज वैल्यू से आपका नुकसान देखने को मिला। तो ओवरऑल देखा जाए तो वैल्यूएशन जो है वो नेगेटिव नहीं है, निकाल के देखे तो देखा जाए तो कंपनी अभी नुकसान में ही है और कंपनी के पास कैश भी कुछ खास नहीं है। तो इस वजह से ये मैं कहूँगा कि लंबी अवधि के लिए ये नहीं है। तो अब ये यहाँ पे डिसाइड करने वाली बात है फ्रेंड्स, आप खुद डिसाइड करो कि आप कितना जोखिम ले सकते हो। पर्सनली मैं बोलूँ तो मैं इसे लंबी अवधि के लिए बिल्कुल भी ना रखूँ। आप देखना, आप अपने जोखिम को देख के समझ के आप इसमें इन्वेस्ट करना कि आपको कितनी इन्वेस्ट करना है और कितने समय के लिए इन्वेस्ट करना है। खैर, एक चीज़ देखा जा सकता है, एक चीज़ और किया जा सकता है इस स्टॉक में कि आप क्या करो कि आप बहुत ज़्यादा पैसा मत लगाओ, जितना लगा सकते हो, जितना आप झेल सकते हो नुकसान को, उससे कुछ ज़्यादा पैसा लगा लो, कुछ ज़्यादा लगा लो और ज़्यादा लंबे समय के लिए इसे मत रखना आप। जैसे ही प्रॉफिट आए ठीक ठाक, मतलब कि अभी तो 2021 चल रहा है, 2025 तक तो गवर्नमेंट ने कहा है कि 20% का तो एथेनॉल को ले जाएंगे बढ़ा के, तो अभी तो बूम में रहेगा ही रहेगा, जो कि इस हर जगह आपको देखने को मिलेगा, हर शुगर कंपनी में, स्टॉक में। तो आप बहुत लंबे समय के लिए इसमें होल्ड मत करना, कुछ 2-3 साल के लिए होल्ड करो, ठीक ठाक प्रॉफिट बनाओ, पैसे बनाओ, मिलता है तो आप निकल जाओ। एक चीज़ ये कर सकते हो। फिर भी फ्रेंड्स, इस वीडियो के आधार पे आप कुछ भी बाय या सेल नहीं करेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ एक आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है ये मेरी छोटी सी कोशिश आपके कुछ काम आएगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।